जैसा कि हम समरी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत किस किस तरीके से कार्य किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसे डीपली। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं। ये प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, और साथ ही ये लोग अलग अलग तरीके के कार्य कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ग्रुप में कार्य कर रहे हैं। ये सब क्रिएशन इन ग्रुप की सेक्टर कहलाती हैं। आइए जानते हैं इन सेक्टरों के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईंटें बनाई जा रही हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति बोझा उठा रहा है, यहाँ पर औरतें खेतों से सामान उठा रही हैं, निकाल रही हैं, और यहाँ पर एक औरत अपने कपड़े वगैरह बेच रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरह के कार्य किए जा रहे हैं अलग अलग सेक्टरों के रूप में। आइए जानते हैं इसे और भी अच्छी तरीके से। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो नेचुरल रिसोर्सों को अपने अंदर समाहित रखती हैं। एग्जाम्पल के लिए कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन का कल्टिवेशन। ये कॉटन प्लांट आपके विभिन्न प्रकार के चीज़ों को अपने अंदर समाहित रखते हैं। नेचुरल फैक्टर के रूप में रेनफॉल, सनशाइन और क्लाइमेट की से आवश्यकता होती है, तब जाके कॉटन ग्रो होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ डेयरी के केस की बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए एनिमल्स से आप फूड प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, उसे फोल्डर या फिर घास खिलाकर। ये प्रोडक्ट आपके मिल्क वगैरह हो सकते हैं या मिल्क से जुड़े हुए नेचुरल प्रोडक्ट हो सकते हैं। उसी तरीके से मिनरल्स और ऑयल्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आप प्राप्त करते हैं। When the produce of goods are exploit nature। अब ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर आपको सीधा प्रकृति से ये सब रिसोर्स प्राप्त होते हैं, उसे इस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि प्राइमरी सेक्टर कौन से सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर वे सेक्टर हैं जो प्रकृति से सीधा जुड़े रहते हैं और प्रकृति से ही आपको या फिर नेचर से ही आपको आपके प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रोडक्टों को प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके एग्रीकल्चर आता है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी सेक्टर्स आते हैं आपके। सेकेंडरी सेक्टर कुल मिला के कवर करते हैं उन क्षेत्रों को जिसके अंतर्गत आपके प्राइमरी प्रोडक्टों को एक तरीके से रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। ये सेकंड स्टेप होता है या फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपके प्राइमरी सेक्टर का। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त प्रोडक्ट को हम यहाँ पर एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के रूप में उसे निकाल देते हैं। जैसे कि कॉटन से कॉटन फाइबर का निर्माण करना, कॉटन प्लांट से, ये एक प्रकार का सेकेंडरी सेक्टर है। उसी तरीके से शुगर केन की मदद से गुड़ का निर्माण करना, इसी तरीके से ब्रिक्स का निर्माण करना, बिल्डिंग बनाना, इसी तरह के सेक्टर आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर के अलावा एक और कैटेगरी होती है जो हमारी एक्टिविटी के रूप में होती है, वो टेरिटरी सेक्टर होती है। टेरिटरी सेक्टर थोड़ा अलग होता है। इसके अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की तरह से गुड्स आपको प्राप्त नहीं होती। इसमें से आपको विभिन्न प्रकार की सर्विस प्राप्त होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए गुड्स प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से जो प्राप्त हो रही है उसे ट्रक, बस और ट्रेन के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है। ये एक तरह की सर्विस है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिल रही है। ये होलसेल में आपको प्राप्त हो सकती है। इसी के जरिए आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की बैंकिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, व्यापार के लिए ट्रेड सर्विसेज, स्टोरेज के लिए स्टोरेज सर्विसेज, इस तरह के सेक्टर टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हम सीधा कह सकते हैं कि टेरिटरी सेक्टर एक प्रकार के सर्विस सेक्टर हैं जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं तो आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप
किसी केस में फंस जाते हैं तो आपको एक लॉयर की ज़रूरत होती है। अगर आपको बाल कटाने हैं तो बार्बर की ज़रूरत होती है। अगर आपके जूते फट जाएं तो आपको चोबर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से वाशरमैन की। तो ये एक प्रकार की आपको सर्विस प्रदान करते हैं सभी लोग। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये लोग अलग अलग तरह की सर्विस प्रदान कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि आपने इमेजिन भी किया है कि एक फार्मर किस तरीके से शुगर केन को प्रोड्यूस करता है, मिल को भेजता है और उससे चीनी का निर्माण या शुगर का निर्माण या फिर आपके गुड़ का निर्माण होता है। इस तरीके से एक टेलर का क्या कार्य करता है, आपको के कपड़े सिलने का कार्य करता है। एक बास्केट वीवर बास्केट सिलने का कार्य करता है। उसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, इन तीनों सेक्टरों को कंपेयर करते हैं। आइए जानते हैं कि ये कंपेयरिंग में किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। द वेरियस प्रोडक्ट एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर तीनों सेक्टरों की बात करें तो ये बहुत अधिक संख्या में आपको गुड्स प्रदान करते हैं और अलग अलग तरह की गुड्स हो सकती हैं, सामान हो सकते हैं। इसके अलावा तीनों सेक्टर आपको लार्ज नंबर में पीपल को वर्किंग करने में मदद करते हैं और गुड एंड सर्विसेज प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी इकोनॉमी के अंतर्गत आप देखते हैं बहुत सारे सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं जो आपको डोमिनेट करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन किस तरीके से है। एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत हाउ वी कैन काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नोन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर। हम कैसे जानेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है किसी सेक्टर का, या फिर कोई सेक्टर कितना प्रोडक्शन निकाल रहा है। हम निकालते हैं हाउ डू सो मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय। यू माइट थिंक दिस इज इम्पॉसिबल टास्क। कई बार आपने सोचा भी होगा कि इतने सारी मात्रा में निकाले गए गुड्स को गिनना या फिर इनका आकलन करना काफ़ी मुश्किल टास्क होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इट वॉन्ट मेक सेंस, ये एक सेंस के थ्रू हो जाता है। मान लीजिए आपके पास 100,000 किलो वीट है। 1000 किलो वीट से आप बेचते हैं 8 रुपीज़ पर किलो, तो आपको 80,000 की वो बिक जाती है। उसी तरीके से वैल्यू मान लीजिए कोकोनट की 5000 कोकोनट हैं आपके पास, 10 पर कोकोनट आप बेचते हैं तो 50,000 के वे बिक जाते हैं। उसी तरीके से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस तरीके से हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं से आपके पास 10,000 किलो गेहूँ आए हैं, 10,000 kg गेहूँ आए हैं, कहीं से 20,000 kg आए हैं। टोटल को काउंट करके हम ऐड कर सकते हैं। टास्क द स्टैंडर्ड फार्मर हु सेल वेट फ्लोर मिल 8 पर केजी। मान लीजिए वह 8 पर केजी में फ्लोर मिल को बेचता है, जहाँ पर वह उसका ग्राइंड करके बिस्कुट या फिर आटा बना देती है, जहाँ पर ये 10 रुपीज़ पर केजी उसे पड़ता है। और उसके बाद यह उसको पैकिंग में कर 60 रुपीज़ में पर केजी बेच देती है, जहाँ पर 15 रुपये का एक पैकेट है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आपका जो सामान 10 रुपये किलो का था वह 60 रुपये किलो तक बिक जाता है, 15 रुपये पर बिस्कुट के हिसाब से या पर पैकेट के हिसाब से बिक जाता है। इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई कंपनी कितना प्रोडक्शन निकाल रही है और किस तरीके से वह इसमें इन्वॉल्व हो रही है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provide the total production of the sector for the year। इस तरीके से हम टोटल प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें मुख्य रूप से देखना होगा कि उस सेक्टर के अंतर्गत सभी सेक्टरों से उसे कितना गुड्स प्राप्त हुआ है। मान लीजिए हमारे पास 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर से प्रत्येक ईयर उसे कितना गुड्स प्राप्त हुआ है। टोटल को काउंट करके हम टोटल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं प्रत्येक सेक्टर का। इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कहा जाता है। व्हाइल ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर GDP लो हाउ बिग द
बढ़ता इकोनॉमी, जितना ही आपका जीडीपी ज़्यादा होगा उतनी ही इकोनॉमी बढ़ेगी, और जितना जीडीपी कम होगा उतना ही यह घटती चली जाएगी। इन इंडिया द मोमोट टास्क ऑफ द मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जीडीपी का यह मापन इंडिया में मुख्य रूप से गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, जो वेरियस डिपार्टमेंट में आपका कार्य करता है। हिस्टोरिकल चेंज ऑफ सेक्टर्स, समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव होते आ रहे हैं सेक्टरों में। जैसे कि पहले प्राइमरी सेक्टर के वर्क अलग हुआ करते थे, सभी एग्रीकल्चर वर्क या सेक्टर वर्क आपके ट्रेडिशनल मेथड से हुआ करते थे। साथ ही साथ हम जो बाइंग और सेलिंग देखते हैं वे भी अलग अलग तरीके से होती थी। पहले इतनी बड़ी कंपनियां नहीं हुआ करती थी। और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी वर्क भी आप देख सकते हैं कि पहले अलग तरीके से किए जाते थे, लेकिन आज समय के साथ साथ ये सभी चेंज होते जा रहे हैं। एक लंबे समय या 100 साल के समय से अगर हम देखें तो आज काफ़ी बदलाव आ चुका है इन सभी चीज़ों में। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्क, जो पहले वर्क किया करते थे फार्म में, अब वह उतनी अधिक मात्रा में नहीं करना पड़ता, क्योंकि आज बहुत सस्ते मूल्यों पर अच्छा कार्य मिल जाता है, प्रोडक्ट भी अच्छे मिल जाते हैं, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मशीनरी आ चुकी हैं। सेकेंडरी सेक्टर में भी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं और विभिन्न प्रकार से चेंजेस देखने को मिलते हैं। पिछले 100 सालों के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत, टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है, और साथ ही साथ मोस्ट वर्किंग पीपल जो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, ये विभिन्न प्रकार से देश को डेवलप कर रहे हैं। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर। टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से है, आइए जानते हैं इस बारे में भी। अगर हम देखें तो टोटल प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा है वो प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर वर्क जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पर ये टेरिटरी सेक्टर में भी देखने को मिलती है, जैसे कि आप नीचे दी गई जीडीपी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में देख रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि टेरिटरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है और प्राइमरी सेक्टर इसमें सबसे कम दिखा रहा है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोग जो इंगेज रहते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से रहते हैं, जो आपके नीचे सेकंड ग्राफ में देखने को मिल रहा है। शेयर ऑफ सेक्टर ऑफ जीडीपी के अंतर्गत जो शेयर देखने को मिल रहा है, समय के साथ साथ ये बदलते जा रहे हैं। राइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से टेरिटरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, आइए इसके बारे में जानते हैं। टेरिटरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस आज समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह हर सेक्टर में अपना कार्य कर रहा है। अगर 1970 से 1971 की बात करें और 2010 से 11 की बात करें, व्हाइल द प्रोडक्शन इज द 3 सेक्टर इज इंक्रीज, जैसे जैसे तीनों सेक्टरों का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, टेरिटरी सेक्टर का रिजल्ट सबसे बेहतर देखने को मिलता है। फर्स्ट इज एनी कंट्री सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफ द टेलीग्राम सर्विस। जैसा कि आप अपने देश में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की हॉस्टल सर्विस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट कार्ड सर्विस, पुलिस स्टेशन और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिस्टम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बैंक वगैरह आज खुलते जा रहे हैं। ये सब इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं कि बेसिक सर्विस जो है आपकी बढ़ती जा रही है, बेसिक सर्विस जो आपको प्रोवाइड हो रही है वह बढ़ती जा रही है। इस तरीके से टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत वर्क सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो देखने को मिल रही है आज के समय में वो टेरिटरी सेक्टर में पहुंचती जा रही है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज और इस तरह के सभी कार्य आपके टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत रहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी की भी जो डिमांड है या फिर जो वर्क है वो भी टेरिटरी सेक्टर पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने प्राइमरी सेक्टर से गुड्स का प्रोडक्शन किया तो वो भी टेरिटरी सेक्टर के द्वारा ही मंडी तक बेचने के लिए या फिर खरीदे जाने के लिए जाएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि टेरिटरी सेक्टर धीरे धीरे इनकम ग्रोथ करता जा रहा है। इसमें टूरिज्म भी आ रहा है, शॉपिंग भी आ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी आ रहे हैं, जिसके ज़रिए यह काफ़ी बढ़ता जा रहा है। फोर्थ ओवर द पास्ट
डेडिकेट सो सर्टेन न्यू सर्विसेज, और इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिलती जा रही है लोगों को, जिसके बारे में हम डीपली नॉलेज चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हाउ मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल द सर्विसेज सेक्टर ग्रोइंग इक्वली वेल, कि सभी सेक्टर जो हैं वे इक्वली ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, कोई सेक्टर कम ग्रोथ कर रहा है, कोई सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि आज प्रोडक्शन की बात करें तो एग्रीकल्चर स्पेस सभी जगह पर पहले से ही फिक्स है, जिसके कारण यह सिर्फ रिवोल्यूशन के कारण बढ़ता जा रहा है या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ़ वर्कर इसमें ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। सर्विस सच एज स्मॉल शॉपकीपर, ट्रांसपोर्ट पर्सन, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्य करता जा रहा है। वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिल रही है? सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है टेरिटरी सेक्टर में, और साथ ही ये बढ़ती जा रही है समय के साथ साथ। द रिमार्केबल फैक्ट ऑफ द इंडिया इज द वाइल देयर बीन चेंज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर, इन तीनों सेक्टरों के शेयर को देखें तो ये बदलते जा रहे हैं। ग्राफ 3 में देखिए ये किस तरीके से बदल रहे हैं। 70 और 71 में 70 और 71 के थ्रू सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का था, जबकि ये 10 to 11 में 2010 और 11 में टेरिटरी सेक्टर का पहुंच गया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आज जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है लोगों को, वो आपके टेरिटरी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। वाई डिड नॉट सिमिलर शिफ्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, क्या वजह है कि ये प्राइमरी सेक्टर सिमिलरली शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, प्राइमरी सेक्टर कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं दूसरे सेक्टरों को, जैसे कि सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टरों को। इस कारण टेरिटरी और सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे ग्रोथ करने लगे हैं। प्राइमरी सेक्टर का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। इसे यहीं तक कंप्लीट करते हैं।